म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप लमसम के थ्रू एक ही बार में आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर मंथली बेसिस पर एक फिक्स अमाउंट जो कि आप तय करेंगे धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों तरीकों में दो प्रकार के इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है। पहला, ऐसे इन्वेस्टर जो कि एक बार पैसे को इन्वेस्ट करके और उसे लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करके रखते हैं, 10 साल 15 साल, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस बन ही जाएगा। और दूसरे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि एक बार पैसे को इन्वेस्ट करके, चाहे एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, वो पैसे को बीच बीच में निकालते रहते हैं और फिर से री इन्वेस्ट करते हैं। अब इन दोनों कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से किसका रिटर्न ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पहला वाला जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म में जब ये पैसे को रिडीम करते हैं तो उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से टैक्स पे करने के बाद से जो उनका ओवरऑल रिटर्न है वो एक तरीके से कम हो जाएगा। वहीं पर दूसरा जो इन्वेस्टर टाइप है, जब ये पैसे को बार बार रिडीम करके फिर से उसे री इन्वेस्ट करते हैं, तो इस कैटेगरी में इनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो एक तो जीरो बनेगा, ऊपर से जो इनका रिटर्न है इस वाले रिटेल इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस पूरे प्रैक्टिस को समझने के लिए हमें एक म्यूचुअल फंड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप का, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है। आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने इसे ही क्यों चुना। तो लार्ज कैप कैटेगरी थोड़ा सा स्टेबल होती है मिड और स्मॉल कैप की कैटेगरी की तुलना में, इस वजह से मैं ये एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। अगर आप मिड और स्मॉल कैप में भी ये प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि कोई भी सेल या फिर बाई रिकमेंडेशन नहीं है इस म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद से फिर से उसे रिडीम कर रहे हैं और फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से पैसे कमाते हैं यानी रिटर्न कमाते हैं, उसका आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, जो कि अभी हाल ही में 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। कितना? 12.5%। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के बाद इस पूरे पैसे को निकालेंगे तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा उसका 12.5% आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर फाइल करके देना होगा। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो साल दर साल ये जो टैक्स है इसकी लाइबिलिटीज़ को आप जीरो कर सकते हैं। कैसे? प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1.25 लाख तक का टैक्स में रिबेट दिया गया है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 1.25 लाख तक का फायदा होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो उस पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो जीरो बनेगी। तो इसी का फायदा उठा करके हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में कुछ पैसे को रिडीम करेंगे, जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में 1.25 लाख के अंदर होगा, ताकि हमारा टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए उस फाइनेंशियल ईयर में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल मैंने लिया है और ऑल पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये डेट जो आ रहा है वो जनवरी 2013 का आ रहा है और आज हम लोग 2024 में है। ऑलमोस्ट लगभग 11.5 साल पुराना ये फंड है और पिछले 11.5 साल में इस फंड ने जो एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है वो लगभग 17% के आसपास का दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि एक बार में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है लमसम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड में। और जैसा कि अभी हमने देखा, पिछले 11 साल में इस फंड ने लगभग 17% का रिटर्न हमें बना करके दिया है। तो आने वाले 10 साल में इस 10 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 38 लाख के आसपास मिलेगा और टोटल जो आपका कॉर्पस होगा 10 लाख से बढ़ करके 48 लाख हो चुका होगा। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो कितना देना होगा? जो टोटल आपका रिटर्न है इसमें से उस फाइनेंशियल ईयर का 1.25 लाख आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी 38,06,000 में से 1,25,000 आपका माइनस होगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो टोटल इनका रिटर्न बना था 10 साल में, उसमें से जब ये फाइनल ईयर में जाकर के, मतलब कि 10वें साल जाकर के ये पूरा पैसा अगर निकालेंगे तो उस साल का केवल 1,25,000 का इनको रिबेट मिलेगा और इनका जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 36,81,828 रुपये का बनेगा। और इस पर जो इनको टैक्स पे करना है
वो 12.5% टैक्स पे करना है। और अगर मैं यहाँ पर 12.5% इसका निकाल देता हूँ तो देखिए आप अपने स्क्रीन पर जो इनका टैक्स लाइबिलिटी बनेगा वो बनेगा 4,60,228 रुपये। कितना, ध्यान से देखिए, 4,60,228 रुपये। और अब जो टोटल इनका कॉर्पस बना था 48,06,828, इसमें से जो हमें टैक्स पे करना है उसको मैं माइनस कर देता हूं, तब देखते हैं कि हमें कितने % का रिटर्न देखने को मिला है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल जो हमारा कॉर्पस बना था वो इतना बना था, और इसमें से टैक्स लाइबिलिटी जो है, जो जितना हमें टैक्स पे करना है उसको मैं घटा दे रहा हूं। तो अब जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आ रहा है 43,46,599.5। इसको राउंड फिगर कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 43,46,600। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर CAGR कैलकुलेटर के माध्यम से मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप टैक्स पे करेंगे 4,60,000, उसको पे करने के बाद से जो आपका फाइनल वैल्यू आपके पास बचेगा उसको अगर देखेंगे तो कितना % आपको रिटर्न मिला, ये मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था वो 10 लाख का था, फाइनल वैल्यू जो बना टैक्स पे करने के बाद से वो आपका इतना बना, और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 10 साल के लिए था। अब इन 10 साल में अगर आप देखें तो कैलकुलेट करने के बाद से जो आपका CAGR रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 15.83% मिल रहा है। मतलब कि हमें 17% से हिसाब से हमें मिल तो रहा है, लेकिन टैक्स पे करने के बाद से जो एक्चुअल आपका अमाउंट आएगा वो इतने % से ही आपका पैसा ग्रो कर रहा है, 15.83% के हिसाब से। ये कब हो रहा है? जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, यानी कि टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ नहीं उठा रहे हैं। यानी कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद से जब 10 साल या फिर 15 साल जितना भी आपका गोल था उतने समय के लिए बिना टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज किए आप पैसे को होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमने पूरा प्रोसेस देखा वो लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए था। अगर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि SIP के थ्रू 15,000 की SIP की जा रही है, और यहाँ पर जो रिटर्न हमने देखा था 17% ही मैं मान करके चल रहा हूँ, और टाइम पीरियड को 10 साल लेकर के चल रहा हूँ। इन 10 सालों में जो आपका टोटल कॉर्पस जनरेट होगा SIP के थ्रू वो 47,34,526 होगा, और जो आपका रिटर्न बन रहा है वो 29,34,526 रुपये का बन रहा है। अब जब आप 10 साल बाद जब इस पैसे को रिडीम करेंगे यानी पैसा निकालेंगे तो उस दौरान ये वाला जो अमाउंट है जितना आपको गेन हुआ यही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जो कि रिटर्न होता है। ठीक है, अब इसमें से उस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि जब आप अपना पैसा निकालेंगे तो 1,25,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी इस अमाउंट में से इतना घटा करके टैक्सेबल अमाउंट निकाला जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल रिटर्न था इसमें से जो 1,25,000 का रिबेट मिल रहा है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो जो टैक्सेबल अमाउंट इनका आ गया, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 27,99,526 रुपये है, और इस पर इनको 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.5% निकालने के बाद से जो वैल्यू आ रही है वो 3,49,940 आ रही है, यानी ऑलमोस्ट आप 3.5 लाख मान सकते हैं। यानी अगर आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3.5 लाख का आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो। चलिए, यहाँ तक अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपके टैक्स लायबिलिटी को जीरो करने के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग करना कब है और कैसे करना है। तो कैसे करना है इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कब करना चाहिए, यानी कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है तब हम अपने पैसे को निकाल करके फिर से री इन्वेस्ट करें, या फिर जब मार्केट अपने उस फाइनेंशियल ईयर में लो पर है तब हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तभी जाकर के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग करते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई एक फंड में इन्वेस्टमेंट है जिसको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो इसमें अब जब आप पैसे को रिडीम करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं पे करना होगा, क्योंकि उस फंड को आपको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। साथ ही साथ कोई भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी लगता है जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम समय हुआ है और उस 1 साल से कम समय में आपने जो गेन प्राप्त किया होगा उस पर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने को मिलेगा। लेकिन चूंकि आपका ये इन्वेस्टमेंट 1 साल पुराना है, उसी को आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए यूज करना है, जिसको कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो आपकी एग्जिट लोड भी जीरो हो जाएगी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आपका जीरो हो जाएगा। आप केवल लाइबल होंगे किस बात के लिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, जिसमें आपको 1,25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। यानी हम अपने टोटल अमाउंट को इस प्रकार से सेट करेंगे ताकि
जो हमारा रिटर्न बने वो 1,25,000 के अंदर बने। अब ये कैसे सेट करेंगे कि कितना हम अमाउंट निकालें कि हमारा रिटर्न 1,25,000 के अंदर बने? तो इसके लिए आपको उस म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिटर्न को देखना होगा कि एवरेज आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे इसी फंड का अगर मैं एग्जांपल लूं, हमें 17% का रिटर्न मिल रहा है, तो 17% के रिटर्न के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट किए हुए आपको 1 साल का समय हुआ है, तो इस पर आपको कितना परसेंट रिटर्न देखने को मिलेगा? टोटल 100% तो आपका एक तरीके से प्रिंसिपल हो गया, और उस पर 17% रिटर्न यानी 117% आप निकाल देंगे। तो फाइनल वैल्यू जो इस 5 लाख की होगी 1 साल के बाद वो 5,85,000 होगी। यानी इस 5 लाख वैल्यू को 1 साल बाद आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ करके 85,000 हो चुकी होगी, जिसमें 85,000 टोटल आपका क्या है? टोटल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कि 1,25,000 के अंदर आ रहा है। यानी कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो बनेगी। कितना बनेगा? जीरो बनेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर किसी अदर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता और उसमें मान लीजिए आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता और वो म्यूचुअल फंड मान लीजिए आपको 25% का रिटर्न दे रहा है, तो आपकी उस 1 साल के बाद, एक फाइनेंशियल ईयर के बाद कितना आपका वैल्यू हो जाएगा? तो 100% तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और उसमें 25% जोड़ देंगे तो 125%, और उसका फाइनल वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6,25,000। अब देखिए, अगर इस एक ऐसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 25% CAGR के हिसाब से आपको रिटर्न बना करके दे रहा है, जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी आपको देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप 6,25,000 निकालते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 5 लाख टोटल आपका इन्वेस्टमेंट था, और ये अमाउंट में से 5 लाख घटाएंगे तो 1,25,000 आ जाएगा। यानी 1,25,000 तक का आपको जो गेन हुआ उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि ये जो अमाउंट है पूरा आप निकाल करके जब फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको गेन भी हो गया और कोई भी टैक्स नहीं देना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब जब भी टैक्स हार्वेस्टिंग की जाती है तो आप YouTube पर जब वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिसलीड किया गया है। मिसलीड ये किया जाता है कि आपसे कहा जाता है कि आप अपने पैसे को रिडीम कर दीजिए। मान लीजिए आज 1 तारीख है, आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेने के लिए, तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा, 3 से 4 वर्किंग डे का। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 तारीख को पैसा आया, 5 तारीख को पैसा आया। अब मान लीजिए कि मार्केट में इस प्रकार से जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लीजिए कि आपने 1 तारीख को पैसा निकाला तो यहाँ पर मार्केट था, और मान लीजिए 5 तारीख को जब आपके अकाउंट में पैसा आया और फिर से 5 तारीख को जब आप इन्वेस्ट कर जाएंगे तो मान लीजिए मार्केट यहाँ पर चला गया, तो उस कंडीशन में तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपको NAV सस्ता मिल रहा होगा। जिस रेट पर आप एग्जिट किए उस रेट से सस्ते पर आप फिर से री इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये पूरे लक पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि 1 तारीख यहाँ पर होता और 1 तारीख को आपने पैसा निकाला, तो आपने कम NAV के हिसाब से जब आपको पैसा रिडीम होकर के आएगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा कम आएगा। और जब आप मान लीजिए 5 तारीख यहाँ पर होगा और मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया, तो चूंकि आपके पास कम पैसा आया और NAV का रेट बढ़ गया, इस वजह से यूनिट्स की संख्या जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी कम अलॉट होगी। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से टैक्स हार्वेस्टिंग करना है कि रिडीम करने के बाद से जो हम पैसा फिर से इन्वेस्ट करेंगे उसमें यूनिट्स की संख्या जो हो वो कांस्टेंट हो। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। यूनिट्स की संख्या हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए। यूनिट्स क्या होता है? जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल आपके इन्वेस्टेड वैल्यू से उस डेट के NAV से डिवाइड कर दिया जाता है, तो टोटल जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं किसी एक डेट में, किसी पर्टिकुलर एक डेट में 1 तारीख को ही पैसा अगर रिडीम कर रहा हूं और 1 तारीख में ही पैसा अगर मान लीजिए मैं फिर से इन्वेस्ट कर दे रहा हूं, तो क्या हमें यूनिट्स में परिवर्तन देखने को मिलेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए 1 तारीख को मैंने रिडिम्पशन का ऑर्डर डाला सुबह के 10 बजे, तो ये थ्रेशोल्ड डेट के अंदर है, यानी 1 तारीख का ही मुझे NAV मिलेगा, 1 तारीख का ही मुझे NAV मिलेगा। और 1 तारीख को ही मैं पैसा 10 बजे अगर सुबह में ही इन्वेस्ट कर देता हूँ तो इन्वेस्टेड वैल्यू का जो NAV मिलेगा वो कब का मिलेगा? वो भी मुझे 1 तारीख का मिलेगा। यानी NAV कांस्टेंट हो गया। अब जितना वैल्यू मैं यहां से रिडीम करूंगा उतना ही वैल्यू मैं यहां पर इन्वेस्ट कर दूंगा। आपके मन में सवाल आएगा कि 1 तारीख को जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो पैसे तो मेरे अकाउंट में आए नहीं है, तो फिर मैं उस पैसे को कैसे 1 तारीख को ही इन्वेस्ट कर दूंगा? तो देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड होता है, मेडिकल फंड होता है, जो कि
आपके खर्चे के लिए, या फिर जब आपकी तबीयत अचानक से खराब हो जाए आपके परिवार में किसी सदस्य की, तो उसके लिए आप होल्ड करके रखते हैं, तो उस फंड को आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। और क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो फंड आपका परमानेंटली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं होगा। जब 1 तारीख को आपने यहाँ पर रिडीम किया तो हो सकता है 3, 4, 5 तारीख में वो पैसा आपके पास आ जाए, और ये पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इमरजेंसी फंड वाला, वो आपके पास रिडीम होने के बाद से फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो उसे आप इमरजेंसी फंड के तौर पर होल्ड कर सकते हैं, या फिर जहां पर भी एफडी वगैरह में आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमें सेम डे का एनएवी मिल रहा है, जिससे हमारा जो यूनिट्स होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड आप देख पा रहे होंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ और किसी एक पर्टिकुलर डेट पर मैं देखूँ, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे 1 मंथ का चार्ट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, और 1 मंथ में मान लीजिए कि मैं ये डेट सेलेक्ट करता हूँ 1 अगस्त 2024 का, और इस दिन जो एनएवी का रेट था 118 रुपया और 79 पैसा था। कितना? 118 रुपया 79 पैसा। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं 2 लाख रुपया यहाँ से रिडीम कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर डेट में, जो कि मैंने आपको एनएवी का रेट दिखाया, ठीक है, 2 लाख रुपया। और किस रेट पर हमें यहाँ पर यूनिट सेल आउट करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं जब रिडीम करूँगा तो यूनिट वाइज नहीं बल्कि अमाउंट वाइज यहाँ पर डालूंगा कि मुझे 2 लाख रुपया यहाँ से रिडीम करना है, यानी निकालना है। तो हमें कितना यूनिट इसके लिए सेल आउट करना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो टोटल जो 2 लाख का अमाउंट है, इसमें उस डेट के एनएवी यानी 118 रुपया और 79 पैसा से हमें भाग देना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल जो यहाँ पर यूनिट सेल आउट होंगे वो 1683 यूनिट यहाँ पर सेल आउट करना पड़ेगा। और चूंकि हमने उसी दिन का 2 लाख रुपया इन्वेस्ट भी किया होगा, तो उस दिन का ही एनएवी मिलेगा। यानी अगर उस दिन का एनएवी 118 रुपया और 79 पैसा है, तो हमें उस दिन के एनएवी के हिसाब से ही हमें टोटल कितने यूनिट अलाट होंगे ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर जो हमारा रिडीम होगा वो इतना यूनिट रिडीम होगा। ध्यान से देख लीजिए, 1683 यूनिट है। और जब हम उसी डेट में जब 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो इस एनएवी के हिसाब से हमें कितना यूनिट अलाट हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 लाख जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है और डिवाइड करना होगा यहाँ पर 118 रुपया और 79 पैसा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, टोटल उतने ही यूनिट आ रहे हैं। यानी कि अगर आप सेम डे में रिडीम भी करते हैं और सेम डे में यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर देते हैं, तो यूनिट्स की संख्या जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। और यूनिट्स जब कांस्टेंट रहेगा तो कंपाउंडिंग पर निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना वैल्यू आपने निकाला उतना ही वैल्यू आपने इन्वेस्ट कर दिया, और जो यूनिट की संख्या है वो भी आपकी कांस्टेंट रह रही है। यहां तक क्लियर हो गया? कैसे इसका लाभ लेना है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। यहां तक तो आपको पता चल गया कि कैसे हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करना है। अब इसके बाद से एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि टैक्स हार्वेस्टिंग हमें करना कब चाहिए? जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो या फिर जब मार्केट गिरावट में हो? तो यहाँ पर देखिए, आप अगर मन में ये आ रहा है कि अगर मैं मार्केट के ऑल टाइम हाई पर अगर पैसे को निकालूंगा तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उसको इन्वेस्ट करने पर आपको ज़्यादा यहाँ पर यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप उसी दिन पर पैसे को रिडीम कर रहे हैं और उसी दिन पर पैसे को री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी एनएवी ज़्यादा हो या फिर कम हो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कांस्टेंट ही आप सेल आउट कर रहे हैं और कांस्टेंट ही आपको मिल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप इस ऑल टाइम हाई पर ना करके अगर मार्केट के गिरावट पर करेंगे तो इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी टैक्स हार्वेस्टिंग आपको जब मार्केट में गिरावट हो, जब मार्केट ऑल टाइम लो पर हो या फिर मार्केट गिरने की कंडीशन में हो, तब जाकर के आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए। यानी इस डेट पर अगर आप मार्केट से रिडीम करेंगे और इसी डेट पर अगर मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहां पर तो जब हम पैसे को रिडीम करेंगे तो हमें जो टोटल अमाउंट रिडीम के तौर पर मिलेगा वो कम मिलेगा। तो यहां पर आप ये भी सोचिए कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी वैल्यू तो कम होगी, और साथ ही साथ यहां पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्टेड वैल्यू यानी इस डेट का एनएवी आपको मिलेगा, और इस डेट का एनएवी क्या होगा? ऑब्वियसली इस डेट के एनएवी से कम होगा। यानी यहां से अगर आप यहां पर होल्ड करके रखते हैं तो ये रिटर्न, और यहां से अगर यहां तक करते हैं तो ये रिटर्न में देखिए जमीन आसमान का अंतर होगा। कैसे? इसको और प्रैक्टिकल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर निफ्टी 100 का चार्ट देख पा रहे होंगे, जो बीएसई और एनएससी में टोटल 100 लार्ज कैप की कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को इंडेक्स के तौर पर ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 100 यानी टोटल जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है उनका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल का, उसका आप यहाँ पर रिकॉर्ड देख पा रहे होंगे। अगर मैं
एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं जो कि टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेते हुए यहां पर निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग से उसको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लाभ होगा, इसको समझते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं कोरोना पीरियड के समय जब मार्केट में गिरावट देखने को मिला था उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो गिरावट थी वो सिग्निफिकेंट थी और इसके माध्यम से आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू में अंतर देखने को मिलेगा। यहां पर देख लीजिए, अगर मैं कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो मार्केट ऑल टाइम लो पर था वो अप्रैल के आसपास था। ऑल टाइम यहाँ पर लो चला गया था क्योंकि मार्केट में तेज़ी से गिरावट हो रही थी अनसर्टेनिटी की वजह से। यानी अप्रैल से एक साल पहले मान लीजिए किसी एक रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हो, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट हाई पर है। अगर मैं ये मान करके चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये डेट जो है, देखिए ये वाला जो डेट है, अगर मैं ये मान करके चलूँ कि इस पर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा 10 लाख रुपए का, ठीक है। यहाँ पर 12,003 यहाँ पर मार्केट था 31 अगस्त 2018 को। ध्यान से देख लीजिए, 31 अगस्त 2018 को, ठीक है। तो 31 अगस्त 2018 से लेकर के 14 अगस्त 2024 तक मार्केट ने जो तेज़ी दिखाई है वो परसेंटेज में 109.62% की दिखाई है। यानी 10 लाख का जो वैल्यू होगा वो आज के डेट में कितना हो चुका होगा, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू आप देख पा रहे होंगे और इसमें 109.62% का बढ़ोतरी देखने को मिला। ये तो रिटर्न हो गया और 100% इसमें क्या जुड़ेगा, वो आपका प्रिंसिपल जुड़ेगा। यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा, 209.62% हमें निकालना होगा फाइनल वैल्यू जानने के लिए। तो इसका मैं 209.62% अगर निकाल दूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो 10 लाख की वैल्यू होगी वो बढ़ करके 20,96,000 के आसपास हो चुकी होगी। कब? जब मार्केट में गिरावट से पहले इन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया था लमसम के थ्रू, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद से जब 1 साल इनके इन्वेस्टमेंट को हो गया और कोरोना पीरियड में जब मार्केट में तेजी से गिरावट देखने को मिला और अगर 1 साल से ज़्यादा का, चूंकि उनको समय हो चुका था 10 लाख इन्वेस्टमेंट को, अगर वो चाहते तो टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेकर के इसका लाभ उठा सकते थे। अब आप कहेंगे कि जब ये 1 साल पहले इन्होंने मार्केट में पैसा लगाया और जब मार्केट में गिरावट हुआ कोरोना काल में, तो जाहिर सी बात है इनका पैसा निगेटिव हो चुका होगा। तो जब ये पैसे को निकालेंगे तो क्या इनको नुकसान नहीं होगा, इसको आगे समझेंगे। इससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि जब कोरोना पीरियड में मार्केट ऑल टाइम लो पर चला गया था, इस समय अगर टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए वो पैसे को उस समय फिर से री इन्वेस्ट कर दिए रहते तो उनका जो परसेंटेज होता वो 205% होता। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3 अप्रैल 2020 को मार्केट निफ्टी 100 ऑल टाइम लो पर था और उसके बाद से आज के डेट तक इनका जो रिटर्न बनता वो 205.34% बनता। अब यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि 10 लाख की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाती। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 205% का हमें रिटर्न मिला था प्लस 100% जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि 305 इसका हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे जो इनका टोटल कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 30,50,000 रुपया। अब आप देख लीजिए फंड में यानी टोटल कॉर्पस में कितने का अंतर है और ये अंतर कैसे संभव हो पाया। ये अंतर संभव हो पाया टैक्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से, यानी आप अपने टैक्स को भी बचा लिए और आप अपना रिटर्न भी ज़्यादा कमा लिए। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि जब उसने 31 अगस्त को जब मार्केट हाई पर था अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया होगा और 3 अप्रैल को जब मार्केट ऑल टाइम लो पर चला गया था कोरोना की वजह से और तब वो जब पैसे को रिडीम कर रहा होगा और फिर से री इन्वेस्ट कर रहा होगा तो क्या उसको निगेटिव में रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा या फिर उसको लॉस नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हमें एक फंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को ही लेता हूँ जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का है, क्योंककि यहाँ पर निफ्टी के आधार पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 31 अगस्त 2018 का इस फंड का एनएवी का जो रेट था वो 45 रुपया और 63 पैसा था। टोटल हमें कितने यूनिट अलॉट होंगे इसको जानने के लिए टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, उसको इस एनएवी से हमें डिवाइड करना होगा और एनएवी का रेट कितना है 45 रुपया 63 पैसा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू में एनएवी 45 रुपया 63 पैसा से मैं डिवाइड करता हूं तो जो टोटल इनको यूनिट अलॉट होगा वो 21,915 यूनिट इनको अलॉट होगा। कितना, ध्यान से देख लीजिए 21,915 यूनिट। जब कोरोना की वजह से मार्केट ऑल टाइम लो पर चला गया था तो उस समय जो इस फंड का एनएवी रेट था वो 31 रुपया 94 पैसा था, जो कि 3 अप्रैल 2020 का डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। ठीक है, 3 अप्रैल 2020 को इस फंड का जो एनएवी था 31 रुपया 94 पैसा था। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर मार्केट में
उस दिन पैसा रिडीम करते तो हमें पहले ये समझना होगा कि उस दिन का जो हमारा टोटल 10 लाख का कॉर्पस था वो कितना हो चुका होगा। तो इसमें ये जो टोटल यूनिट्स हमने कैलकुलेट किया था, इसमें हमें 31 रुपया 94 पैसा यानी उस दिन के एनएवी से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल हमारे पास अमाउंट आएगा वो 6,99,978 यानी ऑलमोस्ट ये 7 लाख आप मान सकते हैं। यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपया और उसकी वैल्यू होकर के 7 लाख रुपया रह गई, यानी 3 लाख आपका यहाँ पर लॉस दिख रहा है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में लॉस है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और समय दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 7 लाख रुपया आपको मार्केट से मिलेगा उस दिन, और उसी दिन लगभग 7 लाख रुपया अगर आप मार्केट में डाल देते हैं, ध्यान से सुनिए, उसी दिन अगर आप 7 लाख रुपया मार्केट में डालते हैं, यानी लगभग इतना, मैं राउंड फिगर करके 7 लाख बता रहा हूं, तो इतना में फिर हमें डिवाइड करना होगा किससे, उस दिन के एनएवी से, यानी 31 रुपया 94 पैसा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 31 रुपया 94 पैसा के हिसाब से जो आपको टोटल यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 21,915 यूनिट। यानी ये यूनिट की संख्या जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी जितना यूनिट आपका पहले था उतना ही यूनिट अभी भी आपका है। अब आप समझ चुके होंगे कि यूनिट हमारा बिल्कुल कांस्टेंट रह रहा है। और इसके साथ ही साथ जब आप 10 लाख अगस्त 2018 में इन्वेस्ट किए थे, उस समय जो आपका एनएवी का रेट था वो था 45 रुपया 63 पैसा। जब आप फिर से इसको रिडीम करके और री इन्वेस्ट किए, यानी कि अप्रैल 2020 में, तब इसका एनएवी का जो रेट था वो था 31 रुपया 94 पैसा। यानी अब जो आपकी एंट्री हुई है वो इस रेट पर हुई है, और जब यहाँ से ग्रोथ होगा तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैसे, इसको समझते हैं। जिस फंड का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इस फंड का आज का अगर हम लोग एनएवी रेट देखें तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लास्ट एनएवी डेट है वो 14 अगस्त का है। 14 अगस्त को जो इसका एनएवी था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 14 अगस्त को मैं नीचे करके भी दिखा देता हूं। 14 अगस्त का जो इसका एनएवी था 115 रुपया और 2 पैसा था। अगर मैं यहाँ पर ये मान करके चलूँ कि अगस्त 2018 में जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 45 रुपया और 63 पैसा के हिसाब से, तो 2018 से लेकर के और आज तक, यानी 2024 14 अगस्त तक, यानी कि लगभग ये 6 साल का समय हो चुका। इस रेट से इस रेट में आने में कितना % का ग्रोथ देखने को मिला, उतना ही ग्रोथ आपके इन्वेस्टेड वैल्यू पर भी देखने को मिलेगा। यानी इतने अमाउंट से पहले इतने अमाउंट को घटाना पड़ेगा, और उसके बाद से इस बेस प्राइस पर हमें टोटल % कितना ग्रोथ हुआ वो देखना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये वैल्यू मैंने घटा दिया और इतनी वैल्यू आ गया। अब इस बेस प्राइस पर हमें % देखना है 45-63 पर, ठीक है। तो डिवाइड कर देता हूँ 45-63 से, और इसके बाद से % में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल ग्रोथ देखने को मिला वो 152% देखने को मिला। अब टोटल इतना % जो ग्रोथ है, और कितने पर, 10 लाख के वैल्यू पर। देख लेते हैं कितना आपका कॉर्पस जनरेट होता। आपका जो कॉर्पस जनरेट होता वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 15,20,000 जनरेट होता। कितना, 15,20,000। ये तब होता जब आपने टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ नहीं लिया, लाभ नहीं उठाए, यानी एक बार इन्वेस्ट किए और होल्ड करके रख दिए। अब एक बार कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कि जो इनका अप्रैल 2020 में कोरोना की वजह से मार्केट में गिरावट आया, और उस समय ये मान लीजिए पैसे को निकाल करके और फिर से इन्वेस्ट कर देते उसी दिन, तो क्या फ़र्क पड़ता, इसको समझते हैं। तो जब ये 3 अप्रैल का मैंने एनएवी आपको दिखाया 31 रुपया 94 पैसा था, और आज के डेट में 115 रुपया और 2 पैसा है। यानी इस रेट से इस रेट पर हमें ग्रोथ देखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 115 रुपया 2 पैसा माइनस 31 रुपया 94 पैसा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी जो ग्रोथ मिला इनको एनएवी में वो मिला है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 83 रुपया और 8 पैसा का। अब इसको % में कन्वर्ट करने के लिए इस बेस वैल्यू पर हमें % में निकालना होगा, यानी कि डिवाइड कर देंगे 31 रुपया और 94 पैसा और % में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 260% आ रहा है। कितना, 260%, ठीक है। कितना आ रहा है, 260%। अब 260% हमें कितने का निकालना होगा, जो टोटल इनका कॉर्पस हो गया था इन्वेस्ट करने के बाद से वो कितना था, 7 लाख था। तो 7 लाख का 260% हमें निकालना होगा, यानी कि यहाँ पर मैं 7 लाख कर देता हूँ और % कर देते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो वैल्यू आ रही है वो 18,20,000 आ रही है। कितना आ रहा है, 18,20,000, और उसमें कितना आ रहा था, उसमें 15 लाख आ रहा था। 3 लाख का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जब आप मार्केट गिरावट में पैसे को निकाल करके और उसी दिन इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो आपने जो देखा कि जो 3 लाख का आपका कॉर्पस कम हो गया था वो एक्चुअली लॉस नहीं था, क्योंकि यूनिट्स आपके सेम अलॉट हो रहे थे, और
आप इस प्रकार से कर करके एक तो आप अपना कॉर्पस भी बढ़ा लेंगे और साथ ही साथ जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और कई कंडीशन में ये टैक्स लायबिलिटी जीरो बन जाएगी। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना एक अच्छा स्ट्रेटजी है, लेकिन स्मार्टली होल्ड करना उससे भी बेस्ट स्ट्रेटजी है, जिसमें आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो तो करेंगे ही करेंगे, आप अपने टोटल कॉर्पस को भी एक अच्छे मार्जिन से ग्रोथ दिला पाएंगे। अगर आप एक बार केवल इन्वेस्ट करके होल्ड किए रहते तो आपका 15 लाख बन रहा था, और अगर उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं निकाल करके, तो उस कंडीशन में आप 18 लाख यहां पर जनरेट कर पा रहे हैं, और टैक्स लायबिलिटी भी आपकी जीरो बन जाएगी भविष्य में जाकर के। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, किस प्रकार से यहां पर टैक्स लायबिलिटीज को कम करना है, किस प्रकार से आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, कब करना चाहिए, क्यों ऐसे करना चाहिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो जब मार्केट में गिरावट होती है तभी हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें वहां से जब मार्केट उठेगा तो हमें ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं पर आकर के ऑल टाइम लो बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब गिरा तो उस समय हो सकता है आपके मन में ये शंका हो कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, और आप होल्ड करके रखे रहें कि अब जाकर के टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे और मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से आपको कभी भी इस ऑल टाइम लो का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये कोई भी एक्सपर्ट या फिर कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कब मार्केट में उछाल आएगा और कब मार्केट में गिरावट आएगा। तो जब मार्केट अपने लेवल से गिरना शुरू करे तो समय समय पर आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस लेवल पर जब मार्केट पहुंचा तो थोड़ा अमाउंट आप कर लीजिए, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। देखिए, जो टैक्स हार्वेस्टिंग होती है, जरूरी नहीं है कि अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख आप एक ही बार में निकाल करके फिर से री इन्वेस्ट करिए, बल्कि अगर आप चाहें तो इसको 10 पार्ट में 1-1 लाख करके भी डिवाइड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि 1-1 लाख करके जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे तो यहां पर आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ेगा कि जब पूरा मार्केट नीचे गिर जाएगा तभी हम यहां पर हार्वेस्टिंग करेंगे। जब 1-1 लाख करेंगे तो हो सकता है कि आप इस पॉइंट पर कर रहे हो। और आप ध्यान दीजिएगा, जब टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में करना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल के 31 मार्च तक चलता है, यानी पूरा एक साल का समय है। जब जब मार्केट में गिरावट हो तब तब आप छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप किसी दिन 25,000 निकाल करके उसी दिन 25,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी दिन 50,000, किसी दिन 75,000। इस प्रकार से जैसे जैसे मार्केट तेजी से गिरे उस हिसाब से आप अपना अमाउंट भी बढ़ाते रहिए। इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर के, जो कि टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर देगा और साथ ही साथ आपके रिटर्न को भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से बढ़ा देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपके कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।